नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आपका फिर से शुभम क्लासेस पे स्वागत है। और मैं आपको एक बार फिर से आपको शुभम क्लासेस पे दोबारा गणित की तरफ लेकर चलूंगा, जहां पर हम लोग क्लास 10th की गणित की तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो चैप्टर अभी लगातार पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कुछ दिनों से, उसी चैप्टर के अगले प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें हम द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 पढ़ रहे हैं। द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ सवाल बता दिए हैं। अगर आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे बच्चों, तो उसमें मैंने 4.2 का पहला सवाल, पहले क्वेश्चंस के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। अब हम लोग उसी टॉपिक में, उसी अध्याय के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे उसके शब्दों वाले प्रश्नों को, शब्द वाले प्रश्नों को द्विघात समीकरण में बदलकर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए बच्चों। एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है शुभम क्लासेस पे, और जल्दी से पेन कॉपी लेकर तैयार हुए बैठ जाएं, और एक बार हम पूरे मन से फिर से एक्सरसाइज 4.2 का अध्ययन करेंगे बच्चों। इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग रेडी होंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.2। तो आइए बच्चों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, प्रश्नावली 4.2 का ये पहला क्वेश्चन था बच्चों। इसको हम लोगों ने कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों, तो हम लोग इसको पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर चुका है। आप इसको समझ लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया है 4.2 का पिछले वीडियो में। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया है बच्चों, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन भी हम लोगों ने करा दिया है। और इसके बारे में तो बच्चों आपको पता ही है कि हम लोग एक नया कॉम्बो प्लान लेके चल रहे हैं। आपको इसके बारे में बता दिया गया है। आप लोग जल्द से जल्द इस कॉम्बो प्लान से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो हम लोग जिस बात करने वाले हैं वो है ये क्वेश्चन। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 यहां पे आपको मिलेगा नहीं बच्चों। हम लोग ये क्वेश्चन लेंगे। ये रहा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यही आपका क्वेश्चन है बच्चों। तो यही आपका क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा देख लें आप कि ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल क्या हो, 182। ये द्विघात समीकरण का प्रश्न है बच्चों। पहले हम इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे और इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे, और उसके बाद हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो आ जाइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर मैं इसको हल करूं, आप इसको देखिए बच्चों, इसका अगर हम लोग हल करें तो बोला क्या है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग क्या है, 27 है। तो आ जाओ, हम लोग अगर शुरू करें बच्चों, तो माना पहली संख्या, दो संख्या बोला है बच्चों, तो माना पहली संख्या x है। पहली संख्या क्या है बच्चों, x। अब मान लीजिए कि माना पहली संख्या क्या है, x है। भाई दो संख्या दी गई है, तो पहली संख्या आप मान लीजिए क्या है बच्चों, x है। तो अतः दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर। अब देखो बच्चों, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इधर आइए, बोल रखा है कि दो संख्याओं का योग 27 है। दो संख्याओं का योग कितना है बच्चों, 27 है। इस लाइन को पकड़िए। तो दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या x है, तो दूसरी हम कैसे निकालेंगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं कहूं बच्चों कि दो संख्याओं का योग 10 है। ये एग्जाम्पल है बच्चों, अलग से मैं आपको बता रहा हूं समझने के लिए, कि एग्जाम्पल से समझिए कि दो संख्याओं का योग 10 है। दो संख्याओं का योग 10 है। अगर एक संख्या 4 है तो दूसरी क्या होगी बच्चों, तो आप दिमाग लगाओगे, बताओगे सर कि दो संख्याओं का योग 10 है, एक संख्या 4 है, तो 10 में से 4 गया, माइनस करेंगे तो दूसरी संख्या क्या है, 6। बात आ रही है समझ में, क्लियर हो रहा है।
तो उसी तरह अगर हम लोग एक एग्जांपल और ले बच्चों, अगर एक एग्जांपल और ले तो इधर देखिए एक एग्जांपल और ले। जैसे मैं बोलूं कि दो संख्याओं का योग 15 है, बात को समझिएगा, मैं जो बताना चाहता हूं उस कंक्लूजन तक पहुंचिएगा। दो संख्याओं का योग 15 है और हमको पहली और दूसरी संख्या बतानी है। अगर मैं कह दूं कि पहली संख्या 8 है बच्चों, पहली संख्या क्या है 8, तो दूसरी कैसे निकलेगी? तो आप कहोगे सर 15 में से 8 घटा देंगे और कितना आ जाएगा 7, यानी दूसरी संख्या कितनी है 7। तो दो संख्याओं का योग अगर दिया है, अगर पहली संख्या पता हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या में योग में से पहली संख्या घटाने से प्राप्त होती है बच्चों। तो अगर आप चाहे तो इसको यहां पर कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज को हम लोग यहां पर भी कर सकते हैं। देखिए क्या कि दो संख्याओं का योग 27 है, दो संख्याओं का योग क्या है बच्चों 27 है। तो पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों 27 माइनस एक्स, 27 माइनस x। या फिर बच्चों मैं इसको ऐसे करा देता हूं जिससे आपके दिमाग में और अच्छे से रहेगा कि जब भी पहली संख्या और दूसरी संख्या हो तो आप लिखना योग माइनस पहली संख्या, आप ऐसे कर लीजिए तो आपके दिमाग में बन जाएगा बच्चों। हमेशा जब भी दो संख्याओं का योग दिया हो तो पहली संख्या अगर x है, पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या निकालने का तरीका है योग माइनस पहली संख्या, तो योग है 27 माइनस x। हो गया, ये आ गई दूसरी संख्या, ये आ गई बच्चों दूसरी संख्या। अब क्या करेंगे? अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार यहां पर प्रश्नानुसार ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार बोला है कि उनका गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 182। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, इनका गुणनफल देख लो बच्चों, x गुणे 27 माइनस x, और इन दोनों का गुणनफल कितना है बच्चों 182, 182। समझ गए? आइए बच्चों अब इसको हम लोग हल करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए x का गुणा 27 में करो बच्चों तो हो जाएगा 27x माइनस x का गुणा x में करेंगे x स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 182। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो जब भी हम द्विघात समीकरण लगाएंगे बच्चों तो x स्क्वायर का गुणांक हमेशा माइनस में नहीं होकर पर धनात्मक रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? धनात्मक। तो हम क्या करेंगे बच्चों, चाहो तो आप इस पूरे पक्ष को इधर लेकर आ जाओ तो ये हो जाएगा यहां 0, और ये x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में x स्क्वायर, और ये 27x इधर आ जाएगा तो 27x, और ये प्लस 182। ये मेरा बन गया द्विघात समीकरण। ये मेरा क्या बन गया बच्चों? द्विघात समीकरण, जिसको हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे बच्चों। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहां देखिएगा मैं लिख रहा हूं, क्या द्विघात समीकरण बनाया बच्चों आपने? क्या द्विघात समीकरण बनाया है? अगर आप देखें तो आपने बनाया क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण आपने बनाया। तो अब इसको हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। किस विधि द्वारा बच्चों? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में मैंने आपको बताया है क्या कि ऐसी दो संख्याओं का चयन करिए, ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा करने पर 182 आ जाए, जिनका गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर क्या आ जाए 27, जोड़ने घटाने पर 27। बात सोचिए, समझिएगा बच्चों कि गुणनखंड विधि ऐसे ही लगती कि ऐसे पहले तो इसका इसमें गुणा करना होता है, लेकिन यहाँ 1 है तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 182 ऐसी दो संख्या ढूंढोगे गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने में 27 आ जाए। तो बच्चों एक तो बहुत बड़ी संख्या है, हम मन में तो ढूंढ नहीं सकते कि गुणा करने पर 182 जोड़ने घटाने पर 27, पता ही नहीं चलेगा बच्चों। तो इसकी भी एक विधि है, इसकी भी एक विधि है जिससे हम इसका पता लगाते हैं बच्चों। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हम लोग कहां पे करेंगे। यहां पे देखिएगा, इधर देखिएगा 182 ये है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। रुक जाइए,
इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और तत्पश्चात हम इसको करके दिखाते हैं। इधर आइए देखिएगा आप लोग, एक 182 इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। पहले 2 से काटिए तो 2 9 18 और 2 1 कम 2 91 बार में कट गया। अब ये 9 1 बच्चों ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, सीधा 7 से कटेगा। 7 से काटा तो ये कितना हो गया 13, और 13 से काटा तो ये कितना 1। तो हम लोगों ने इसका क्या बना दिया बच्चों, अभाज्य गुणनखंड। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसी में 2 संख्याओं का चयन करेंगे। इसी में देखो जैसे मैं कर रहा हूं, आप भी कोशिश करिए। 2 का गुणा 7 में करेंगे 14, और एक संख्या क्या हो गई 13। तो देखो 14 और 13, 14 में 13 जोड़ेंगे बच्चों 27 आ जाएगा, और 14 में 13 का गुणा करेंगे 182। ये एक तरीका है गुणनखंड विधि में संख्याओं को ढूंढने का। बात आ रही है समझ में? दोबारा ध्यान दे दीजिएगा बच्चों, अगर आपने ध्यान न दिया हो तो दोबारा ध्यान दीजिएगा। हमने 182 का गुणनखंड किया, और गुणनखंड वाली जो संख्याएं, जो उसकी अभाज्य गुणनखंड संख्याएं निकली, उन्हीं में संख्याओं को ढूंढा। 2 का गुणा 7 में किया तो एक संख्या 14 हो गई, और एक संख्या 13 है। 14 और 13 को जोड़ेंगे तो 27, और 14 और 13 का गुणा करेंगे 182। अब हम लोग मध्य पद विभक्त विधि अर्थात इस संख्या को 14 और 13 में तोड़ देंगे। तो देखिएगा बच्चों कैसे होगा। यक्स स्क्वायर माइनस है तो ब्रैकेट में करिएगा 14x प्लस 13x ब्रैकेट बंद 182 बराबर 0। 182 बराबर 0। क्लियर है बच्चों? आ रहा है आपको? अब क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, केवल ब्रैकेट ओपन करिए। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 14x, ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। आपने ये ब्रैकेट खोल दिया है बच्चों, देखिए ध्यान से, ये ब्रैकेट आपने खोला तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। अंदर के चिन्ह क्या होंगे बच्चों, बदल जाएंगे। और यहां पर फिर आप क्या लोगे, कॉमन लोगे। क्या लोगे, कॉमन। 2 पद हमने 2 पदों में विभक्त करेंगे, और हम लोग क्या लेंगे बच्चों, कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे होगा बच्चों, देख लीजिएगा। x कॉमन लोगे, x, जब x कॉमन लोगे तो यहां हो जाएगा x माइनस 14, और माइनस 13 कॉमन लोगे तो यहां भी क्या होगा x माइनस 14 बराबर कितना 0। बात आ रही है समझ में आपको? इतना तो आपने पढ़ा है, गुणनखंड विधि मैंने शुरू में भी कराया है बच्चों, आप देख रहे होंगे। x कॉमन हो गया तो x माइनस 14, और यहां x माइनस 13 कॉमन लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो फिर दोबारा हम कॉमन लेंगे, और इस पद को बच्चों मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, आप यहां देखिएगा, आप इसको समझ गए होंगे। यहां पर देखिएगा कि x माइनस 14 और x माइनस 14 दोनों में है, तो यहां पर x माइनस 14 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर बच्चों बचेगा x, और यहां पे बचेगा माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा 0। आपको पता है, आपको ये पता है। अब हमको ये पद, आपको मैंने गुणनखंड विधि में सिखाया है कि दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 14, ये पहला मान आ गया। या x माइनस 13 बराबर 0 दिखाएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों 13। तो इस सवाल का आंसर आ गया है x का मान 14 और x का मान 13। क्या कहते हो, आया समझ में बच्चों? एकदम सिंपल सी प्रक्रिया है। आप पहले भाषा के प्रश्नों को पढ़कर द्विघात समीकरण में बनाएंगे, और उसके बाद गुणनखंड विधि जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसका वीडियो आप देखें पीछे, मैंने पिछला वीडियो में गुणनखंड विधि बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, तो आप वहां से ये सीख सकते हैं बच्चों। और उसके बाद हम देखो आज उसी गुणनखंड विधि का प्रयोग करके ऐसे प्रश्नों को कितने आसानी से और सरलता से बना रहे। तो मुझे आशा है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। आइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, आप इसको जरा पहले रीड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ गया है, हमें यह क्वेश्चन हल करना है बच्चों। दिया है कि दो
धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बात समझिएगा बच्चों, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। तो क्रमागत की चर्चा एक बार बच्चों हम लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन फिर आज नए बच्चे या जो बच्चे नहीं जानते उनकी चर्चा, उनके लिए हम क्रमागत शब्द का बता देते हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है? देखो, धनात्मक का मतलब तो पॉजिटिव होता है, और पूर्णांक का मतलब होता है कि 1 2 3 4 5 जो पूर्ण अंक हो 1 2 3 4 5, जीरो से भी शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, ये पूर्णांक है। क्रमागत क्या होता है बच्चों? क्रमागत पर विशेष ध्यान दीजिएगा। क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे 1, तो 1 के आगे क्या आएगा बच्चों? 2, 2 के आगे क्या आएगा? 3, 3 के आगे क्या आएगा? 4, 4 की क्रमागत 5, 5 की क्रमागत 6। इस तरह से क्रमागत काम करता है। आगे एक के बाद एक, एक के बाद एक जोड़ने पर, तो 1 का क्रमागत ये +1, इसका क्रमागत +1, 2 3 का क्रमागत +1, 4 का क्रमागत +1, 5 का क्रमागत +1। तो ये क्रमागत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या ले बच्चों, अगर 1 जोड़ देंगे तो क्रमागत आ जाती है। क्रमागत, जैसे मैं बोलूं 100, तो 100 की क्रमागत बच्चों 1 जोड़ दो 101। अगर मैं बोल दूं 1000, तो 1000 की क्रमागत 1 जोड़ दो 1001, 1001, 1001। समझ गए बच्चों? तो क्रमागत 1 जोड़ने पर आता है, क्रमागत 1 जोड़ने पर आता है। तो आ जाइए हम लोग अब इसी क्रमागत को आपने समझ लिया है बच्चों, तो क्रमागत को अगर आपने जान लिया है तो आइए हम लोग सवाल लगाते हैं। तो दिया है क्या है कि आपके पास धनात्मक पूर्णांक लेने हैं और 2 क्रमागत लेने हैं। तो माना यहां से अगर हम लोग हल करेंगे बच्चों, अगर यहां से हम लोग हल करेंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा। पहले माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x है बच्चों, एक संख्या क्या है? x। माना एक संख्या क्या है? x। तो इसकी क्रमागत क्या होगी बच्चों? अभी मैंने आपको समझाया, तो इसकी क्रमागत संख्या अभी मैंने आपको बताया, तो इसकी क्रमागत संख्या, क्रमागत क्या होगी बच्चों? 1 जोड़ दो, हमें अभी बताया ना 1 जोड़ने पर, तो x + 1, x + 1 आया ना समझ में बच्चों? तो माना एक संख्या x है, तो इसकी क्रमागत संख्या क्या हो गई? x + 1। अब कह रहा है प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न ने क्या कहा बच्चों? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार जरा ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार कहता क्या है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग। तो बच्चों पहली संख्या x है, तो अगर मैं इसका वर्ग करूं, पहली संख्या है x, तो इसका वर्ग होगा बच्चों x²। इसकी क्रमागत है x + 1, इसका वर्ग करोगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, और जब दोनों के वर्गों को जोड़ोगे तो उत्तर हमें क्या मिलेगा बच्चों? 365। यही उसने बोला था। मुझे समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी क्रमागत संख्या x + 1, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनके वर्गों का योग, यहां ध्यान दीजिएगा, इनके वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या का वर्ग मैंने कर दिया, ये दूसरी क्रमागत संख्या इसका वर्ग कर दिया, और दोनों को जोड़ा तो कितना आया? 365। कितना आया बच्चों? 365। तो आइए फिर हम लोग इसको आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग कैसे करेंगे? अब हम लोग पहले इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे बच्चों। किस में बदलेंगे? द्विघात समीकरण में। देखिए ध्यान दीजिएगा, x² + 1, इस ये होल स्क्वायर है बच्चों। यहां पर हम लोग ना क्या करेंगे? पहले a + b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे। a + b का होल स्क्वायर, जिन बच्चों को नहीं पता हो वो जरा ध्यान दीजिएगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको अच्छे से पता होगा, मुझे मालूम है। a² b² + 2ab यही होता है। तो a की जगह आप x रखेंगे, b की जगह 1 रखेंगे, यही फॉर्मूला यहां फॉलो करेंगे। तो x², 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2ab का मतलब इसका इंटू करेंगे तो 2x होगा।
और ये हो जाएगा बच्चों 365। क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलें। अब देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के आगे प्लस है बच्चों तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। 1 + 2x = 365। आ गया बच्चों? आइए अब इसके आगे हम लोग इधर करेंगे, देख लीजिएगा। तो अब क्या है बच्चों, अब देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 2x²। ये 2x लिख दीजिए, ये 1 बचा बच्चों तो यहां 1 लिखिए, और ये 365 इधर प्लस में है, इसको पंचांतर करेंगे तो यहां हो जाएगा -365 -365 बराबर 0। देखिए बच्चों, आया आपको समझ में? बिल्कुल आसानी से, केवल एक सिंपल सा सेंटेंस है बच्चों, एक सिंपल सा समस्या है, उसको पढ़कर हम अभी उसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर रहे हैं। जब वो पूर्णतः द्विघात समीकरण में परिवर्तित हो जाएगा तब हम अपना गुणनखंड विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों? गुणनखंड विधि। आइए तो अगला स्टेप करते हैं बच्चों, अगले स्टेप की तरफ करें तो 2x² प्लस 2x, 365 में देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है तो घट जाएगा बच्चों। अगर एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तो हम संख्याओं के मान को घटा देते हैं। तो 365 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 364। चूंकि 365 बड़ी संख्या है और उसका चिन्ह माइनस है तो यहां क्या लग जाएगा? माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 0। आया बच्चों? एक एक स्टेप मैं समझा रहा हूं, अगर आप सावधानी से केवल उस पर विचार करें और ध्यान दें तो आपको निश्चित ही समझ में आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये मेरा द्विघात समीकरण बन गया। अगर आप अपने द्विघात समीकरण को और सरल कर दें तो आपको गुणनखंड विधि लगाने में और सरलता होगी। जैसे बच्चों यहां पर देखो 2 है, यहां भी 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अगले स्टेप पे अगर बच्चों हम 2 को कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x², यहां हो जाएगा x माइनस, जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे जितना रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे बच्चों यहां। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16 और 2 दूनी 4 = 0। देखो मैंने क्या किया, मैंने अगले स्टेप में देखा कि 2 मेरा उभयनिष्ठ है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, ये भी 2 से कट रहा है, तो मैंने 2 को उभयनिष्ठ ले लिया। और जैसे ही मैंने 2 को का बाहर लिया तो मेरे जो रिमाइंडर यहाँ x² बचा, यहाँ x बचा और यहाँ डिवाइड करने पर 182 बचा। तो ये 2 मेरा बाहर हो गया। अब ये यहाँ गुणे में है, इस साइड आएगा तो भाग में। जरा देखिएगा बच्चों, तो अब हमारा क्या हो जाएगा? x² प्लस x माइनस 182 0/2। 0/2 देखो ये 2 इधर गुणे में, ये 2 यहाँ पे गुणे में है बच्चों, इस साइड आएगा तो भाग में, इस साइड आएगा तो भाग में, और 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है। 0 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 0। तो यहां लिखना है x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0 बन गया। ये आपका एकदम सरलतम द्विघात समीकरण है, ये आपका एकदम सरलतम द्विघात समीकरण बन गया है। अब इसको हम मध्य पद विभक्त विधि द्वारा गुणनखंड करेंगे। तो कैसे होता है गुणनखंड बच्चों? आपको मालूम है ना? क्या करेंगे? पहले हम ऐसी संख्या का चयन करेंगे कि जिसका गुणा करने पर 182 आ जाए, 182, जोड़ने पर या घटाने पर 1 आ जाए। हम ऐसी संख्या का चयन करेंगे कि जिसका गुणा करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर 1 आ जाए। तो ये ऐसी थोड़ी बड़ी संख्या है, मन में हम नहीं ढूंढ सकते। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? इसके लिए बच्चों, इसके लिए मैंने आपको एक विधि बताई है, हम उसी विधि का इस्तेमाल करके इसको करेंगे। देखिए कैसे, आइए यहां पर देखिएगा, हम इसको लिखेंगे 182 और हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए देखिए, 2 × 9 = 18, 2 × 1 = 2, 7 से काट देना बच्चों, ये पुराना वाला ही हो गया जो अभी एक पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने लगाया था, आ गया, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। तो संख्या क्या बनेगी? 2 × 7 = 14 और यहां क्या है बच्चों? 13।
14 और 13 का गुणा करेंगे 182 और 14 में से 13 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। देखो मुझे 1 की आवश्यकता थी, तो कितनी सरलता से, कितनी सहजता से हम लोगों ने संख्याएं ढूंढ ली। आइए बच्चों हम लोग इसको करेंगे अब। तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। आप इसका अध्ययन कर चुके हैं, आपको ये पता होगा। फिर क्या करेंगे बच्चों, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 और यहां से माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहां भी आ जाएगा x प्लस 14 बराबर 0। फिर हम देखें बच्चों तो यहां पर फिर कॉमन क्या होगा, x प्लस 14 कॉमन होगा, तो ध्यान दीजिएगा x प्लस 14 कॉमन ले लेंगे और यहां हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब तो आपको पता है कि हमें क्या करना है, देख लीजिए मैंने क्या कहा बच्चों, दोबारा ध्यान दीजिएगा। इस x और 182 के लिए मैंने दो संख्या ढूंढी, एक संख्या आपकी 14 थी, एक संख्या 13। तो मैंने इसको 14 और 13 में जोड़ा, ये प्लस था तो यहां प्लस, 14 में से 13 माइनस करेंगे बच्चों, 14 में से 13 माइनस करेंगे 1 आएगा और ये माइनस 182 मेरा सही है। x इसमें से कॉमन ले लिया, जब x कॉमन ले लिए बच्चों तो यहां पर बचेगा x प्लस 14 और माइनस 13 इसमें से कॉमन हो रहा था तो माइनस 13 कॉमन लिए तो x प्लस 14 बचा। फिर दोनों में देखें तो x प्लस 14 इधर भी कॉमन हो जाएगा और यहाँ x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब आपको तो मालूम है कि दो संख्याओं का गुणनखंड करने पर 0 आएगा, दो संख्याओं का गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है, 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, इस तरह से हम इसका मान निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों, आप इसको देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्क्रीन पे। आइए तो आप इस चीज को यहां देखिएगा बच्चों कि x प्लस 14 बराबर अगर 0 ले लूं, क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड 0 है बच्चों। अगर आपको ध्यान दिख रहा है बच्चों, इधर देखिए, इन दोनों की संख्याओं का गुणनखंड 0 है। तो कहने का मतलब दोनों में से दोनों 0 हो सकते हैं, या तो कोई एक 0 होगा। तो मैं पहले मान लेता हूं कि ये 0 है, मैं मान लेता हूं कि x प्लस 14 0 है। अगर x प्लस 14 0 है तो इधर आएगा तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 14। और अगर x माइनस 13 0 है, x माइनस 13 का मान 0 है तो x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो जब हमको देखो धनात्मक पूर्णांक बोला है, क्या बोला है बच्चों, धनात्मक पूर्णांक, तो हमारा ये मान हो नहीं सकता क्योंकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है। हमारा धनात्मक पूर्णांक बोला है तो ये ऋणात्मक है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कौन होगा, 13। यानी बच्चों एक संख्या आपकी है 13 और 13 की क्रमागत यानी 13 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, 14। आपका आंसर क्या है, 13 और 14। समझ में आया बच्चों, कितने सरलता से, कितनी आसानी से हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर निकाला है। आया आपको समझ में? तो आप इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, ये हम लोगों ने बड़े आसानी से और बड़े सरलता से स्पष्ट शब्दों में आपको मैंने एक एक लाइन को मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि आप उस तरह से सवालों को अच्छे से समझ लें। क्लियर है बच्चों? चलें अगले प्रश्न पे। आप तैयार हैं? आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, जिससे आइडिया लगता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जरूर बताया करिए, कमेंट किया करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। लाइक किया करिए, नहीं समझ में आता तो डिसलाइक किया करिए, जिससे आइडिया लगेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, तो आदमी उस हिसाब से सुधार करेगा। तो आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करिएगा, आप इसको चाहे तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं रोक रोक के। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। आप अब इसके लिए देख लीजिए क्या है बच्चों। हम इस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। आइए, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज लेना है बच्चों। क्या लेना है आपको? एक समकोण त्रिभुज लेना है और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देख लेना बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है।
कर्ण 13 सेंटीमीटर का है तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। अन्य दोनों भुजाओं का क्या ज्ञात कीजिए? मान ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए बच्चों, पहले मैं आपको समझाता हूं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, आप इधर देखिए। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है ना बच्चों कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। ऐसा त्रिभुज बच्चों, ऐसे त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो? एक कोण हमारा 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें तीन भुजाएं होती हैं बच्चों, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ना बच्चों कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और इसमें से ये वाली जो भुजा होती है जिस पर हम मान सकते हैं कि जिस पे त्रिभुज टिका हो, जिस पे त्रिभुज का आधार हो, तो ये त्रिभुज का हम आधार कहते हैं। ये त्रिभुज का क्या कहते हैं? आधार। ये त्रिभुज का आधार, जिस पे त्रिभुज टिका हो उसको हम आधार कहेंगे। और ये जो भुजा है इसको हम त्रिभुज की ऊंचाई कहते हैं। देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होता है, ये निश्चित है। आधार और ऊंचाई परिवर्तित हो सकते हैं बच्चों, कभी ये आधार बन सकता है, कभी ये ऊंचाई बन सकता है, कभी ये ऊंचाई, कभी ये आधार, लेकिन कर्ण एकदम निश्चित है। कर्ण कभी बदलता नहीं। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? आपकी कर्ण कहलाती है। तो अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, तो अगर हम प्रश्न को अपने त्रिभुज पे बैठाएं, त्रिभुज को कर्ण, अपनी पूरे प्रश्न की समस्या को त्रिभुज से देखें तो आपको कुछ ज्यादा समझ में आएगा। बोल रखा है कि कर्ण का मान 13 है। कर्ण का मान क्या है बच्चों? 13। कर्ण का मान क्या है? 13। ठीक है। और जो ऊंचाई है ना बच्चों, ये जो ऊंचाई है वो आपके आधार से 7 कम है। यानी इसका जो मान है आपके आधार से 7 कम है। तो अगर बच्चों मैं आधार को यक्स मान लूं, अगर मैं बच्चों आधार को यक्स मान लूं, मान लीजिए कि मैं आधार को क्या मान लेता हूं? यक्स मान लूं, तो ये मेरी जो ऊंचाई है बच्चों आधार से 7 कम होगी। आधार से 7 कम होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं बच्चों, ऐसा प्रश्न कह रहा है। देखो ये प्रश्न कह रहा है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम होगी, तो इसका मतलब इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम होगी। तो ऊंचाई, आधार यक्स है तो ऊंचाई क्या होगी बच्चों? x - 7। देख रहे हैं? तो कर्ण का मान 13, ये आधार, ये ऊंचाई। अब बच्चों आपको ये पूरा चित्र समझ में आ गया होगा। तो अब आप देखें, एक होता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है कि आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब जिसको हम अप्लाई करेंगे और उसको इसके आधार पर हम लोग लिखेंगे। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कर्ण का मान कितना दिया है? 13 का स्क्वायर। आधार का मान देखो तुमने क्या निकाला? x माना है तो x का स्क्वायर, और ऊंचाई क्या हो जाएगी? x - 7 का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज समझ में आई बच्चों? ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैं इसको अच्छे से लिख कर बताता हूं। मैं दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, आपको ऐसे चित्र बनाना नहीं है। ये तो मैंने समझाया है। आप समझिए क्या किया है कि एक समकोण त्रिभुज है, उसमें कर्ण ये होता है जिसका मान 13 है, ये आधार है जिसका मान आपने यक्स माना है, और ऊंचाई क्या है? उस आधार से 7 कम है। और ये समकोण त्रिभुज है जिसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, और पाइथागोरस में इस तरह से मान रख के तब हम इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो ये मैंने आपको समझाया है। अब लिखने का तरीका क्या होगा बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तो आप आइए उसको देख लीजिए कि हम इसको लिखेंगे कैसे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने चित्र बना के एक्सप्लेन किया है तो और भी अच्छा है, हम लोग अभी कर लेंगे। लेकिन पहले आप इधर देखिए कि कैसे। आइए तो शुरू करेंगे। माना समकोण
समकोण त्रिभुज का आधार x है, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। मान लिया बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में करने का तरीका है कि माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई क्या होगी बच्चों, ऊंचाई इसके आधार से 7 कम होगी। मैंने ऐसा आपको लिखवाया है, समझाया भी था। तो बच्चों ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये भी मैंने करवा दिया और मैंने समझाया भी था चित्र बना के। चाहो तो आप यहां पर एक छोटा सा चित्र बना के देख भी सकते हैं कि ये इसका आधार x होगा, तो ये उसकी ऊंचाई x माइनस 7 होगी और कर्ण का मान कितना, 13। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आगे देखते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज का कर्ण, यहां लिख देते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज का कर्ण, ये दे रखा है कितना बच्चों, 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं बहुत बढ़िया से, लगाने पर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, आपको मालूम होगा, कर्ण का स्क्वायर, अभी मैंने शुरू में ही बताया था, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर मान रख दो बच्चों, कर्ण तो 13 स्क्वायर है, देखो कर्ण का मान 13 है, रख दो। आधार क्या है बच्चों, x है, यहां रख दो। और ऊंचाई क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। समझ गया बच्चों, ये है लिखने का तरीका बोर्ड एग्जाम में। तो 13 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 169। x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं आता वो देख लें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं यहां लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। मुझे मालूम है कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने दायित्व के तहत इसको बता दे रहा हूं। जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको जरूर याद करें, फॉर्मूले को कंठस्थ करें बच्चों, एकदम याद रखें। तो आ जाइए बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ये जो स्टेप मैंने यहां से यहां तक लिखा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप, ये वाला स्टेप जो मैंने यहां से यहां तक वाला स्टेप मैंने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। अब बाकी स्टेप मैं यहां पे कर रहा हूं बच्चों, आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो इधर देखो, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा। आप देखिएगा यहां पे मैं लिख रहा हूं साफ साफ, एक्स स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। और ये 169 इधर बच्चों इस साइड आएगा, पंचांतर होगा तो ये 0, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। समझ गए बच्चों, देखिए एक एक स्टेप बस केवल आराम से आप देखिए कि 169 उधर चला गया और ये इधर प्लस में था तो इधर किस में चला गया, माइनस में। अब इसको हम थोड़ा सा सरल करेंगे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन करेंगे, देख लीजिएगा 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और 169 में से बच्चों, 169 में से आप देखिएगा 169 में से अगर 49 को माइनस करेंगे तो 120, क्या आ जाएगा 120। अब फिर वही बात हुई बच्चों, आप चाहो तो 2 देखो कॉमन हो रहा है, 2 इसमें भी है, 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, तो 2 को कॉमन लेकर अपने द्विघात समीकरण को और सूक्ष्म रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू ब्रैकेट, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, और आपको मालूम है कि जीरो में इधर आके जब हम डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इस स्टेप को अब हम लोग यहां लिख रहे हैं बच्चों, आप देखिएगा उस स्टेप के बाद हम लोग यहां कर रहे हैं, इस स्टेप को यहां से अब हम लोग बच्चों यहां ला रहे हैं। तो अब आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्या हुआ, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड गया तो यहां 0 ही आएगा, फिर मैंने इसको फर्स्ट टाइम लिख दिया। अब आ जाओ, फिर वही बात बच्चों, दो संख्या ढूंढो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7। तो ये बहुत छोटी संख्या है, आप इसका चयन कर सकते हैं। अगर आप देखें तो 12 और 5, 12 में 5 का गुणा करेंगे बच्चों तो 12 25 60, और 12 में से 5 जाएगा तो आंसर क्या आएगा 7। तो हम, ये छोटी संख्या है, इसका चयन आप कर सकते हैं, नहीं तो मैंने विधि भी बताई है, आप उससे कर सकते हैं। तो 12 और 5 तो क्या आया बच्चों 12 एंड 5। तो अब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, देखो माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में करिए। एक सेकेंड मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, देखिएगा जब ये माइनस हो बच्चों तो आप इसको ब्रैकेट में करिए, 12x माइनस 7x ब्रैकेट क्लोज प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, क्लियर है बच्चों। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ले लीजिए और ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो 12x, ये हो जाएगा हमारा 12x माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 60 बराबर 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये और ये कॉमन लेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12। एक सेकेंड बच्चों, किसी प्रकार की लग रही है त्रुटि हो गई है क्योंकि इक्वेशन का चिन्ह बदल चुका है, हम उसको देखते हैं। हाँ बच्चों देखो यहां से मुझसे गलती हो गई है, क्योंकि यहां पर देखो ये माइनस था तो ये बड़ी संख्या थी तो हमें यहां माइनस लेना चाहिए था। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं इसको सुधार देता हूं बच्चों, आप इस चीज को देखिएगा, यहां पर माइनस है तो यहां पर क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था। इस चीज को आप सुधार लीजिएगा, तो थोड़ा सा चिन्हात्मक गलती हुई है, बाकी सब सही है बच्चों, आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा यहां चिन्हात्मक गलती है, माइनस यहां 60 रहेगा, तो यहां पर बच्चों हर जगह आपको ना 60 करना होगा, माइनस करना होगा। देखिएगा मैं सुधार दे रहा हूं, यहां पर ये माइनस रहेगा बच्चों, त्रुटि है उसको, या फिर मैं इसको पूरा फिर से बता रहा हूं, आप एक सेकंड के लिए देख लीजिएगा बच्चों। थोड़ा स्पेस कम हो रहा है ना स्क्रीन पे, इसीलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं आपके, तो आप उसकी चिंता मत करिए, मैं दोबारा बता रहा हूं, आप इस चीज को दोबारा देखिए। आइए मैंने इरेज किया, मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों। हम लोगों ने एक सावधानी से गलत हो गया, यहां माइनस था बच्चों, तो ये बड़ा है तो सब्ट्रैक्ट करने पर यहां माइनस लगेगा, बड़े वाले की साइन लगेगी, और 2 कॉमन लिया, बाकी सारे स्टेप सही है। तो अब आप देखें बच्चों, तो यहां से हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, यही है। और बाकी आपने तोड़ा था तो सही संख्या थी 12 और 5, एकदम सही है, 12 और 5 उसी में आप ब्रेक कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x ब्रैकेट क्लोज माइनस 60 बराबर 0, ब्रैकेट ओपन कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। फिर कॉमन ले लो बच्चों, तो x कॉमन लोगे, x माइनस 12, यहाँ प्लस 5 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 बराबर 0। अब दोबारा कॉमन ले लो तो x माइनस 12 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 बराबर क्या, 0। ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब आपको अच्छी तरह से पता है कि x माइनस 12 और x प्लस 5 को अगर हम 0 दिखाएंगे बच्चों, तो यहां देख लेना, तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x माइनस 12, और x की वैल्यू एक आ जाएगी -5। तो -5 को इग्नोर कर देना, -5 हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 12। मतलब समकोण त्रिभुज की जो भुजा होगी, आधार वो 12 और 12 में से 7 गया तो ऊंचाई क्या, 5। समझ गए नहीं बच्चों? इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूं, दोबारा देख लीजिएगा कि आप इस चीज को दोबारा से देख लीजिएगा। क्या हो गया, जब आप इसको हल करोगे x माइनस 12 बराबर 0 दिखाओगे, तो तुम्हारा बच्चों यहां पे देख लीजिएगा, मैं यहां पे कर दे रहा हूं कि जब आप x माइनस 12 बराबर 0 दिखाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12। क्या आ जाएगी, 12। और जब आप x माइनस 12 बराबर 0 दिखाओगे और जब x प्लस 5 बराबर 0 दिखाओगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। ये माइनस वाला मत लेना, माइनस वाला हम नहीं लेते हैं, ऋणात्मक नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तब हमारा आंसर हो जाएगा कि उसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर की होगी, और 12 x का मान 12 रखेंगे तो 12 में से 7 गया तो उसकी दूसरी भुजा कितनी की होगी, 5 सेंटीमीटर की होगी। तो ये रहा बच्चों आपका एक क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा मैंने बहुत अच्छे से किया है, आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके या रोक कर, अच्छे से मैंने इसको समझाया है। एक लाइन को आप आराम से देख के समझ सकते हैं। छोटी सी त्रुटि यहाँ हुई थी तो मैंने उसको सुधार दिया। ये हमेशा याद रखना बच्चों, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने में बड़ी संख्या का चिन्ह फॉलो करता है, तो हम लोगों ने वहां एक जल्दबाजी में त्रुटि हुई थी जिसको हम लोगों ने सुधारा, और उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से 2 या 3 बार लगाएं, 2-3 बार देखें वीडियो को, तो निश्चित तौर पे आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से आसानी से समझ में आएगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करिए। तो चलते हैं बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें। तो अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए एक अगला क्वेश्चन और भी बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है। आप इसको जरा देखें बच्चों, अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊं तो इधर देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग है। एक कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग है, घर का उद्योग है, जैसे छोटे उद्योग होते हैं बच्चों, उनको कुटीर उद्योग बोलते हैं। एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, यहां तक आप समझ गए। एक विशेष दिन, किसी दिन, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, देखो बच्चों, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, ध्यान दीजिएगा इस लाइन को। प्रत्येक नग, नग का मतलब होता है कोई एक वस्तु, कोई एक चीज, एक बर्तन है तो एक नग, कोई एक बर्तन बन रहा है, उसी को एक नग बोला है। एक नग के निर्माण की लागत मतलब एक नग को बनाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है, एक नग को बनाने की लागत, एक नग के निर्माण की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक है। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, कितना अच्छा संतुलन बनाया है। देखिए कि एक बर्तन है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, एक बर्तन के निर्माण में जो खर्च हो रहा है, एक बर्तन के निर्माण में जो खर्च हो रहा है, उस पूरे दिन जितने बर्तन बन रहे हैं उनकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। क्या 3 अधिक है? उस नग की, उसके निर्माण की लागत, उसके निर्माण की लागत। मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत मतलब एक बर्तन के बनाने की जो खर्च है, जो लागत है, उस दिन बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। मतलब जो तुम्हारा खर्चा है, कैसे पता करना है, क्या बताया उसने कि तुम्हारे एक दिन के बर्तन का जो खर्चा है, एक दिन के जो बर्तन का खर्चा है बच्चों, कहने का मतलब एक दिन के जो निर्माण की लागत है हमारी, एक दिन का जो मतलब एक बर्तन का, सॉरी एक दिन का नहीं, एक बर्तन का जो खर्चा है वो उस पूरे दिन जितने भी बर्तन बनेंगे उनका दुगने से 3 अधिक उसका दाम है, लागत है एक दिन का।
यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी, मतलब उस दिन जितना भी बर्तन बना उस दिन 90 रुपए खर्च हुआ है। पूरा बर्तन बनाने में कितना खर्च हुआ है? 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत मतलब निर्मित बर्तन की संख्या बताइए कि कितने बर्तन उस दिन बने हैं और एक बर्तन का दाम बताइए। ये हो गया प्रश्न के बारे में। तो अब प्रश्न के बारे में मैंने विचार कर लिया है बच्चों, आइए इसको लगाते भी हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। देखिए तो तुम्हें आपको करना कैसे बच्चों, शुरुआत आप पहले मान लो कि माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। माना उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या x है। माना उस दिन निर्माण बर्तनों लिख लेंगे बच्चों। निर्माण बर्तनों की संख्या x है। ये देखो हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, और राइटिंग स्किल पर भी ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन आने से नंबर नहीं मिलता बच्चों जब तक आप राइटिंग स्किल पे भी ध्यान नहीं देते कि हम अपना प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, हम उसको प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसका प्रस्तुतिकरण ही नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हैं एग्जामिनर को, तो वो आपको नंबर नहीं देगा बच्चों। केवल उत्तर से नंबर नहीं मिलता, आपका एक अच्छा और सुंदर प्रस्तुतिकरण भी होना चाहिए। तो माना उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या बच्चों x है। तो अब आप देखिए, अब अगर निर्माण बर्तनों की संख्या x है तो प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, मतलब एक बर्तन को बनाने का खर्च क्या था कि उस दिन जितना भी निर्माण करोगे उसका डबल करके 3 जोड़ दो, वो एक नग की लागत हो जाएगी। तो यहां लिख देते हैं एक नग की लागत। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक नग की लागत तो क्या है? बर्तनों की संख्या, एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ये लो, दुगने से 3 अधिक है। दुगना का मतलब 2x। देखना बच्चों मैं दोबारा समझा रहा हूं। एक नग की जो लागत होगी वो कह रहा है कि तुम जितना भी बर्तन बनाए हो उसका दुगना करके 3 जोड़ दो। ये एक नग की लागत है, एक नग की लागत है, यानी रुपए में है बच्चों। एक नग की लागत है 2x + 3, एक बर्तन की कीमत है, एक बर्तन की कीमत है। तो अब प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार उस दिन कुल कितने खर्च हुए हैं? 90 रुपया। उस दिन बर्तन बनाने में कितने खर्च हुए हैं? 90 रुपया। तो देखिए प्रश्नानुसार एक दिन में तुमने x बर्तन बनाए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में तुमने बर्तन x बनाए हैं, एक दिन में x बर्तन बनाए हैं बच्चों, एक दिन में। और एक बर्तन की कीमत कितनी है? 2x + 3। ध्यान दीजिएगा, अब एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपने x बर्तन बनाए हैं, x बर्तन, और एक बर्तन की कीमत है 2x + 3। तो कुल खर्चा कैसे होगा? दोनों का गुणा कर दो। जैसे एक बर्तन की कीमत 5 रुपया है और आपने 10 बर्तन बनाया है, तो कुल खर्च कितना हो गया? गुणा करेंगे 50 रुपया। तो उसी तरह आपने दिन में x बर्तन बनाए हैं और एक बर्तन की कीमत 2x + 3 है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल खर्चा आ गया उस दिन का कितने रुपए? 90 रुपए। अब सॉल्व करेंगे बच्चे, इसका गुणा करें तो x का 2 में गुणा करेंगे 2x² और x का इसमें गुणा करेंगे 3x, और ये 90 इधर आ जाएगा तो -90 = 0। अब ये क्या बन गया आपका? द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले 90 का 2 में गुणा कर लो बच्चों, 180। आप यहां लिख लो 180। ऐसी दो संख्या ढूंढो जिसका गुणा करने पर 180 और जोड़ने घटाने पर 3। तो आपको विधि बताई गई है, इस तरह से ढूंढेंगे। आ जाएगा 90, फिर 2 से काट दो 45, फिर 3 से काट दो 15, फिर 3 से काट दो 5,
फिर 5 से काट दो 1, और इसी में संख्या ढूंढो बच्चों। जैसे मैं ढूंढ दूं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, देखो मिल गया 15 और 12। कितनी आसानी से सरलता से मैंने ढूंढा है वहां पे। देखो मैंने पहले उसका गुणनखंड किया, फिर अपने मन से कोई भी संख्या लो, 1 या 2 बार में उसका पेयर बनाओ, उसका जोड़ा बनाओ, मिल जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 5 तिहाई 15, 15 12 का गुणा करेंगे 180 और 15 में से 12 घटाएंगे 3। तो आप इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, 2x स्क्वायर, 3x को लिखना है तो 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इसमें कॉमन ले लो बच्चों, तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं आप देख सकते हैं। तो आप चाहो तो x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15। अब इसमें से -6 कॉमन ले लो बच्चों, -6, तो -6 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 15 बराबर 0। अब यहां पर देखिएगा, अब गुणनखंड विधि लग रही है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो अब 2x प्लस 15, ध्यान दीजिए, 2x प्लस 15 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां x बचा और यहां क्या बचा, -6, x माइनस 6 बराबर 0। तो अब इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 0 आ रहा है, इन दोनों संख्याओं को, तो अलग अलग 0 दिखा दो। तो 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा, ये 15 इधर आएगा तो -15 बटा 2। और जब बच्चों x माइनस 6 बराबर 0 दिखाओगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6, x बराबर 6। तो ये ऋणात्मक संख्या मत लेना, x का मान 6 आ गया तो मतलब निर्माण बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। और एक बर्तन का मान यहाँ यक्स रखो, यक्स का मान रख दो 6, तो 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15 रुपए। मतलब एक नग की कीमत है 15 रुपए, और निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है, 6। तो बहुत मजा आया बच्चों इस प्रश्न को लगाने में। आप देख सकते हैं कि किस तरह हम लोगों ने इन प्रश्नों को आसानी से किया है। आप लोग थोड़ा मेहनत करते रहिए, और इस तरह से हम लोग देख रहे हैं एक एक प्रश्न को पूरा लिखने के तरीके से, राइटिंग स्किल पे जरूर ध्यान दीजिएगा, समझने के साथ साथ लिखने का तरीका भी जरूर देखिए और उसका नोट्स बनाइए। और मैं गारंटी देता हूं बच्चों की अगर आप शुभम क्लासेस या और हम लोगों के साथ जुड़े हैं, केवल मन लगा के घर पर वीडियो देख देख कर भी मैं गारंटी से कह रहा हूं कि मैथ्स में पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और प्रश्नों को अभ्यास में ला रहे हैं, तो 100% आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, बिना कहीं जाए, बिना परेशान हुए, घर बैठे आप हाई स्कूल में बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए बच्चों। इसी आशा के साथ आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। धन्यवाद। जय हिंद।